नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। साथियों, जैसा कि आप थंबनेल से जान ही चुके होंगे हम कि रीट एग्जाम 2025 आपके सामने है, तो उसी के ध्यान में रखते हुए हम आज उसी का पहला वीडियो लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जो कि है परिवार को लेकर, जिसमें हम पढ़ेंगे थ्योरी और उसी के साथ साथ थ्योरी के साथ साथ हम पढ़ेंगे 2021 से 24 तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को भी हमने इसमें शामिल किया है। तो ज्यादा समय व्यतीत ना करते हुए चलो चलते हैं हमारी पहली स्लाइड पर। और पहली स्लाइड जो कहती है आज का मोटिवेशनल थॉट। आज का मोटिवेशनल थॉट है, कहता है कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है, कल को यदि आसान बनाना है तो आपको दोस्त कहीं ना कहीं कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। कड़ी मेहनत से ही आप अपनी सफलता को पा सकते हैं। तो हम बात करेंगे परिवार को लेकर कि परिवार क्या है, परिवार किसे कहते हैं, परिवार के कितने प्रकार होते हैं, कौन कहाँ रहता है तो उस परिवार को क्या कहते हैं। ये सारी बातें इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे और बाद में हम इसके कुछ प्रश्न भी करेंगे, जिससे कि आपको जो डर है कि परिवार को लेकर प्रश्न किस प्रकार के आते हैं वो भी ना रहे। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले परिवार को लेकर कि परिवार है क्या। तो सबसे पहली बात तो यही आ जाती है कि परिवार की जो उत्पत्ति हुई है वो कौन सी भाषा के शब्द से हुई है। तो परिवार शब्द की उत्पत्ति जो है, फैमिली शब्द की उत्पत्ति, वो लैटिन भाषा यानी कि जो रोमन भाषा है उस रोमन भाषा के एक शब्द है फेमुलस। किससे हुई है ये? लैटिन भाषा के शब्द फेमुलस से हुई है दोस्त। ठीक, जिसका मतलब यदि हम देखें तो जिसका मतलब क्या होता है, जिसका अर्थ दे रखा है, जिसका अर्थ एक नौकर या सेवक होता है या ऐसा समूह जिसमें माता पिता व बच्चे व नौकर शामिल है। भारत में परिवार समाज की बुनियादी इकाई है। बिल्कुल सही बात है कि परिवार में यदि देखा जाए कि जो समाज है, समाज की जो बुनियादी इकाई है वो क्या है दोस्त? परिवार है। परिवार सामाजिक जीवन की लघुत्तम इकाई है, जिसे बालक की क्या कहते हैं? प्रथम पाठशाला। बहुत अच्छा प्रश्न आ सकता है कि बालक की प्रथम पाठशाला किसे कहते हैं? तो बालक की प्रथम पाठशाला परिवार को ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहीं से ही सारी चीजों को सीखना प्रारंभ करता है एवं समाज की संरचनात्मक एवं पारिवारिक केंद्रीय इकाई के रूप में कार्य करता है। यानी कि परिवार जो है समाज की संरचना के रूप में भी कार्य करता है। तो परिवार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बिना परिवार के कोई चीज चल ही नहीं सकती दोस्त। ठीक, परिवार में यदि हम बात करें तो परिवार के अंतर्गत यदि देखा जाए तो किसका होना अति आवश्यक है? तो परिवार में यदि देखा जाए तो पति पत्नी का होना अति आवश्यक है। एक की भी कमी हो तो वहां परिवार परिवार ना कहलाकर क्या कहलाएगा? गृहस्थी कहलाएगा। यानी कि किसी भी परिवार में यदि पति पत्नी में दोनों में से किसी एक नहीं है तो वो परिवार ना कहलाकर क्या कहलाएगा? गृहस्थी कहलाएगा। और प्रत्येक परिवार गृहस्थी होता है, परंतु सभी गृहस्थी परिवार नहीं होते हैं। बिल्कुल सही बात कही गई है कि प्रत्येक परिवार जो है वो क्या होते हैं भैया? कि प्रत्येक परिवार जो है वो गृहस्थी होता है, ठीक है, परंतु सभी गृहस्थी परिवार जो है, गृहस्थी जो है परिवार नहीं होते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है। एक जैविक इकाई के रूप में एक परिवार वह समूह है जिसमें स्त्री पुरुष यौन संबंधों की स्थापना व संतान पैदा करने के लिए समाज की स्वीकृति प्राप्त होती है। यानी कि इन चीजों के लिए कहीं ना कहीं समाज की इसमें स्वीकृत प्राप्ति होती है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से कहीं ना कहीं परिवार को बढ़ावा मिलता है दोस्त। चलिए, परिवार की परिभाषाएं दी है कुछ कुछ व्यक्तियों ने, तो आपके सामने कुछ परिवार की परिभाषा है। जैसे कि एक व्यक्ति हैं एलियट तथा मेरिल के अनुसार, वहीं मेलिनोवस्की के अनुसार, वही जॉर्ज पीटर व मुर्डॉक के अनुसार। तो इन परिभाषाओं को आप एक बार देख लीजिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये परिभाषा किस व्यक्ति के द्वारा दी गई है। तो परिवार पति व पत्नियों एवं बच्चों से मिलकर एक बना हुआ सामाजिक संगठन है। यह परिभाषा दी है एलियट तथा मेरिल ने। वहीं परिवार ही एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाया है। यह किसने दी है? मेलिनोवस्की ने दी है। तीसरी है जॉर्ज पीटर मुर्डॉक। परिवार एक सामाजिक समूह है जिसकी विशेषता सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग एवं प्रजनन है। तो ये वाली परिभाषा जो दी है वो जॉर्ज पीटर मुर्डॉक के अनुसार दी गई है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि आपको पता चलता रहे कि ये परिभाषाएं किसने दी है। आगे है परिवार की विशेषताएं, कि जो एक परिवार होता है उस परिवार के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए जिससे कि एक परिवार परिवार कहलाएगा। तो सबसे पहली चीज परिवार के अंतर्गत दे रखी है सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति, सदस्यों का उत्तरदायित्व। परिवार में हर एक व्यक्ति का क्या होता है भाई? उत्तरदायित्व होता है। बिना उत्तरदायित्व के परिवार नहीं चलता। तीसरी चीज होती है भावात्मक आधार। परिवार में भावनात्मक चीजों को भी देखा जाता है कि भावनाओं से उत्प्रेत होता है परिवार। परिवार एक स्थायी और अस्थायी संस्था है। परिवार जो देखा जाए तो एक कैसी है? स्थायी भी है और एक अस्थायी भी है। ठीक, अगली चीज क्या है परिवार की विशेषता में? सार्वभौमिकता होनी चाहिए। एक चीज है सीमित आकार, अगला है क्या? रचनात्मक प्रभाव आपके सामने है। ठीक, वहीं यदि अपन बात करें रचनात्मक प्रभाव के बाद आपके सामने क्या दे रखा है? सामाजिक नियंत्रण होना भी जरूरी है।
वंश नाम की एक व्यवस्था भी होना जरूरी है, विवाह और यौन संबंध भी जरूरी है, प्रजनन भी जरूरी है और आर्थिक बंधन भी। ये सारी की सारी यदि इकाइयां यदि कहीं पर है तो वो सारी की सारी यदि इकाइयां हैं तो वो क्या कहलाएगा, परिवार कहलाएगा। इन सभी चीजों के बिना परिवार परिवार ना रहता है, परिवार जो है छिन्न भिन्न हो जाता है यदि ये सारी चीजें नहीं है तो। ठीक है, तो परिवार के लिए ये सारी विशेषताएं होना अति आवश्यक है दोस्तों। चलिए अब परिवार के कार्यों का उल्लेख कि परिवार के क्या कार्य होते हैं। तो मैकाइवर जो व्यक्ति हैं, एक मैकाइवर के अनुसार परिवार कार्यों का वर्गीकरण इस प्रकार है। जैसे पहला है अनिवार्य कार्य, अनिवार्य कार्य जो कि करना चाहिए, जैसे यौन आवश्यकता की स्थायी पूर्ति, संतान की उत्पत्ति, बच्चों का लालन पालन और घर का संबंध। ये कहीं ना कहीं कैसे कार्य हैं, अनिवार्य, परिवार को चलाने के लिए इनको करना आवश्यक होता है। ठीक, वहीं अगला है भाई ऐच्छिक कार्य। ऐच्छिक कार्य का मतलब होता है ऐसे कार्य जिनको करना ही है, ठीक, जिनसे ही कहीं ना कहीं बच्चों का विकास होगा, बच्चों का मार्गदर्शन सही तरीके से होगा। जैसे धार्मिक कार्य, शिक्षा का कार्य हो गया आपका, ठीक, वहीं आर्थिक कार्य हो गया, वहीं स्वास्थ्य और मनोरंजन संबंधी चीजें। ये चीज ऐसी होती है जो ऐच्छिक होती है, जैसे कि यदि ये नहीं की जाती है तो कहीं ना कहीं बच्चे का विकास सही तरीके से नहीं हो पाता। जैसे मान के चलिए शिक्षा, यदि बच्चे को शिक्षा नहीं दिलाई जाती है तो शिक्षा नहीं दिलाई जाने पर क्या होगा, शिक्षा नहीं दिलाई जाने पर वो व्यक्ति जो है वो अशिक्षित हो जाएगा। अशिक्षित यानी कि वो कहीं ना कहीं भी अपने जीवन में आगे बढ़ने में वो नाकामयाब रहेगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। परिवार के अंतर्गत कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसको क्या कहते हैं। हालांकि ये एक छोटी सी बात है, आप लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, रीट में मैंने देखा है कभी कभी एक बार पूछ लिया गया था सीधा सा सिंपल सा प्रश्न कि नाना या नानी की पुत्री को क्या कहते हैं। तो ऐसे आपके सामने एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए एक बार हम शुरुआत से पढ़ते हैं कि कौन से क्या किस रिश्ते को क्या बोलते हैं। जैसे पिता का पिता क्या कहलाएगा, दादा, पिता की माता दादी, माता का पिता नाना, वहीं माता की माता नानी, दादा या दादी की इकलौती पुत्र वधू क्या कहलाएगी, पोता या पौत्र कहलाएगा। ठीक, वहीं यदि देखा जाए दादा या दादी के पुत्र या पुत्री क्या कहलाएगी, पोती कहलाएगी या पोत्री कहलाएगी। वही नाना या नानी की पुत्री या पुत्र क्या कहलाएगा, दोहिता कहलाएगा, नाती कहलाएगा या नवासा कहलाएगा। तीनों अलग अलग चीजें। वही नाना नानी, वही सास ससुर, इनके बारे में आप लोगों को एक बार पता होना चाहिए कि कौन सा रिश्ता क्या कहलाता है। जैसे सास या ससुर का इकलौता पुत्र क्या कहलाएगा, आपका पति। ठीक, वहीं सास या ससुर की इकलौती पुत्री जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, पत्नी। सीधी सी बात है। ठीक है, और आप लोगों को मैंने बताया है कि जो परिवार होता है, परिवार किसके बिना अधूरा है, तो परिवार में 2-3 चीजों का होना अति आवश्यक है। परिवार जो है इनमें किन किन का होना आवश्यक है, इनमें बच्चों का होना आवश्यक है, बच्चे। ठीक, वही किसका होना आवश्यक है, पति का होना आवश्यक है, वही किसका होना आवश्यक है, पत्नी का आवश्यक होना आवश्यक है। ठीक है, इनके बिना यदि देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं आप लोग देखेंगे तो इनके बिना परिवार परिवार ना कहलाकर परिवार जो है अधूरा परिवार कहलाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। परिवार के प्रकार कि जो परिवार है उन परिवारों के प्रकार भी दे रखे होते हैं। कभी कभी क्या हर बार एग्जाम में इन्हीं से पूछा जाता है कि परिवार क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है, इसलिए परिवारों के अलग अलग प्रकार भी हैं दोस्त। जैसे संख्या के आधार पर जो परिवार है उनको कितने भागों में बांटा गया है, मुख्यतः 3 प्रकारों में बांटा गया है। लेकिन 3 प्रकार नहीं, ज्यादातर एग्जाम में 2 के बारे में ही पूछा जाता है कि 2 प्रकार मुख्यतः कौन कौन से हैं। एक तो हो जाएगा भाई एकाकी परिवार, जो जिसमें केवल माता पिता या बच्चे होते हैं, उनकी बात की गई है। और एक दूसरा होता है संयुक्त परिवार, जिसमें कि पूरी की पूरी फैमिली एक साथ रहती है, जिसमें दादा दादी नाना नानी ये सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं साथ रहते हैं, उन्हें बोला जाता है क्या, संयुक्त परिवार। चलिए चर्चा कर लेते हैं कौन सा एकाकी है कौन सा संयुक्त है। सबसे पहले एकाकी परिवार। परिवार का ये सबसे छोटा रूप है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है परिवार का जो सबसे छोटा रूप होता है वो कौन सा होता है, एकाकी परिवार, जिसमें पति पत्नी व आश्रित बच्चे रहते हैं तथा शादी होते ही बच्चा क्या हो जाता है, अलग हो जाए, उसे एकाकी केंद्रीय नाभिक या मूल परिवार कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं छोटा सा परिवार होता है, ये परिवार का एकदम छोटा रूप होता है ये। ठीक है, चलिए इसकी कुछ विशेषताएं जैसे आप लोगों को आगे देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ बातें मैं आपको बता दूं पहले।
इस हेतु वर्ष 2007 में माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक देखरेख एवं कल्याण विधेयक 2007 पारित किया गया। कभी कभी क्या होता है कि भाई जैसे ही बच्चे की शादी होती है, शादी होने के तुरंत बाद वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अब अलग हो जाता है, यदि मान लीजिए किसी का एक ही बच्चा है और वो यदि अलग हो गया, अब अलग हो जाने पर उनके माता पिता मान लो वृद्ध हो गए, वृद्ध होने के बाद उनकी सेवा कौन करेगा? तो इसलिए सरकार के द्वारा 2007 में माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक देखरेख, उनकी देखरेख के लिए एक विधेयक पारित किया गया कि आपको उनके पास होना कंपलसरी है। जो किससे रिलेटेड है? जो माता पिता और अभिभावकों की देखरेख करने के लिए संतानों को कानूनी रूप से बाध्य करता है। वर्तमान में ऐसे परिवार कहां पर मिलते हैं? आपको ऐसे परिवारों की संख्या ज्यादातर बच्चों मिलती है कहां पे? शहरों में, ठीक। और धीरे धीरे भारत में भी इनके असर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एक बात यह है कि एकल परिवार जो होता है वो कैसा होता है? सामान्यतः सुखी परिवार कहलाता है, क्योंकि इसमें ज्यादा लोगों की संख्या नहीं होती है दोस्त, ठीक है। चलिए, एकाकी परिवार बनने के कारण क्या क्या होते हैं? कि एकाकी परिवार बनने के कारण है जैसे जनसंख्या वृद्धि, स्वतंत्र रहने की इच्छा, सामाजिक बदलाव, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, अर्थ की प्रधानता, रोजगार और व्यवसाय के लिए प्रवर्जन, और वही यदि एक और देखा जाए तो ग्राम से नगरों की ओर जनसंख्या पलायन। बहुत सारे लोग गांव से कहां तक की ओर जाते हैं? नगर की ओर जाते हैं। इससे भी परिवार एकल परिवार हो जाता है, क्योंकि वो माता पिता से अलग रहकर रहते हैं। जनसंख्या में वृद्धि हो जाने के कारण भी लोग कहीं ना कहीं अब क्या करते हैं? अलग रहना पसंद करते हैं। वहीं बहुत सारे व्यक्तियों के अंदर इच्छा होती है कि हम सबके साथ ना रहकर अलग रहें। वहीं एक सबसे बड़ा एकल परिवार होने का सबसे बड़ा जो जिम्मेदारी जिस चीज को मैं मानता हूं, जो एक हमारे सामने नजर आती है, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। कहीं ना कहीं हमारी जो पीछे की संस्कृति है इन्हें हम लोग भूल रहे हैं, और कहीं ना कहीं आज वर्तमान में जो हमारी जो विदेशी संस्कृति है इनको अपनाया जा रहा है, तो जिसके कारण से भी एकल परिवार को बढ़ावा मिल रहा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकल परिवार के बाद संयुक्त परिवार। के संयुक्त परिवार क्या होता है? यह परिवार का कैसा रूप होता है? तो यह परिवार का बड़ा रूप होता है, क्योंकि जिसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ियां, जैसे दादा दादी, ताऊ ताई, माता पिता, जैसे कि ताऊ ताई ने बड़ी मम्मी बड़ा पापा, ठीक, माता पिता एवं स्वयं के सदस्य साथ साथ एक ही घर में निवास करें, उनकी संपत्ति सामूहिक होती है एवं सामूहिक भोजन एवं पूजा में भाग लेते हैं, ठीक। वर्तमान में ऐसे परिवार आपको कहां पर ज्यादा मिलते हैं? ग्रामीण इलाकों में ज्यादा मिलते हैं। प्राचीन भारत में ऐसे परिवार ज्यादा थे, जो कि वर्तमान में आधुनिकी के कारण कैसे हो गए भाई? ये छिन्न भिन्न होते जा रहे हैं। सीधी सी बात है, पहले के टाइम पे संयुक्त परिवार ज्यादा मिलता था, लेकिन अब धीरे धीरे समूह संयुक्त परिवार जो है वो कम होता जा रहा है। वो कम होने के कारण कहीं ना कहीं आप लोगों के सामने देखने को मिलेंगे कि कौन कौन से कारण है। वैसे संयुक्त परिवार होता है उसके लक्षण क्या होते हैं, पहले उनको देखते हैं, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा कि संयुक्त परिवार एककी परिवार में क्यों बदलते हैं, ठीक है। तो संयुक्त परिवार देखिए, जैसे कि इसमें आप लोगों के सामने नजर आ रहा है कि इसमें दादा दादी, ताऊ ताई, ठीक, वहीं मम्मी पापा और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, ये सब साथ रहते हैं, तो उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। संयुक्त परिवार की जो विशेषताएं होती है, इसमें संयुक्त समिति, सभी लोग एक साथ में रहते हैं। वहीं तुलनात्मक स्थायित्व, सभी को एक जैसा मानकर सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है। साझा निवास स्थान, सभी लोग एक जैसे स्थान पर रहते हैं और एक ही स्थान पर रहते हैं, एक ही मकान होता है। साझा धर्म, सभी परिवार में, संयुक्त परिवार में जितने भी रहने वाले लोग होते हैं उन सभी का एक ही धर्म होता है। सहकारी संगठन, ये भी सहकारी संगठन में भी कहीं ना कहीं सारी की सारी जो भी चीजें होती है संगठन के रूप में होती है। उत्पादक इकाई, पारस्परिक अधिकार एवं दायित्व, विशाल आकार, सीधी सी बात है, अभी हमने एक सिंगल फैमिली का फोटो देखा था, और ये जो कि कॉम्बिनेशन फैमिली का फोटो देखा, कंबाइंड फैमिली का फोटो देखा, जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा, विशाल है। सदस्यों में एक निश्चित संस्तरण के सदस्य जो होते हैं, इनमें निश्चित मात्रा में सारी चीजें सोच समझ होती है। इन सभी चीजों के कारण, या ये सारी चीजें जिस चीज में विद्यमान है, तो वहां पर परिवार कौन सा होगा? संयुक्त परिवार होगा। आगे है कि संयुक्त परिवार भी कहीं कहीं आप लोग देखते हैं कि ये कहीं ना कहीं जो एकल परिवार में चीजें विघटित हो रही है, ये क्या है? तो ये हो रहा है भैया, सबसे मेन चीजें हैं औद्योगिकीकरण के कारण, दूसरा है नगरीकरण, तीसरी पारिवारिक विवाह, अगला महिला आंदोलन, जनसंख्या में वृद्धि, परिवहन, सामाजिक सुरक्षा, परिवार के कार्यों में कमी, पश्चिमी शिक्षा संस्कृति विचारधारा का प्रभाव, कानूनों का प्रभाव जैसे हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम। तो ये सारे के सारे वो दायित्व हैं, वो कारक हैं जो संयुक्त परिवार को क्या करते हैं भाई? विघटित करते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जहां पर ज्वाइंट फैमिली होती है, उनमें कुछ चीजें मैं बात बता दूं कि जैसे महिला आंदोलन, जैसे महिलाओं में आपस में लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से परिवार जो है वो संयुक्त परिवार नहीं रहता है, वो छिन्न भिन्न हो जाता है। बहुत ज्यादा मात्रा में जनसंख्या वृद्धि हो जाए तो भी वो परिवार अलग हो जाता है,
ठीक। पारिवारिक विवाह कभी कभी होता यह है कि एक ही परिवार में विवाह कर दिया जाता है, जिसकी वजह से भी परिवार अलग हो जाता है। ठीक। परिवार के कार्यों में कमी, परिवार के अंतर्गत रहने वाले लोग कार्य यानी कम करते हैं तो उसकी वजह से भी लड़ाइयां होती है, जिससे कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो परिवार विघटित हो जाता है। तो ये सारे कारण विद्यमान हैं किसके अंतर्गत भाई? संयुक्त परिवार के विघटित होने के। चलिए, अब परिवार के प्रकार में ही अगला है विस्तृत विवाह संबंधी परिवार, कि विवाह के आधार पर भी परिवार को डिवाइड किया गया है। जैसे वह परिवार जिसमें स्वयं के परिवार के अलावा, जैसे कि यहाँ पे देखा है, स्वयं के परिवार के अलावा कुछ विवाह संबंधों के बाद बने रिश्ते, जैसे ससुराल पक्ष से, ननिहाल पक्ष इत्यादि के कुछ व्यक्ति आकर रहने लगे, उसे हम कैसा परिवार? विस्तृत परिवार व विवाह संबंधी परिवार कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की शादी हो जाती है, शादी होने के बाद उनके जो ससुराल पक्ष के भी व्यक्ति वहीं आकर रहे, तो ऐसे परिवार को हम विवाह संबंधी परिवार कहते हैं। और ऐसे परिवारों की के सदस्यों की संख्या क्या हो जाती है? बहुत अधिक। सीधी सी बात है भैया, परिवारों की संख्या अधिक क्यों हो जाएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग देखेंगे उसमें कि अब यहाँ पर एक फैमिली नहीं, दो अलग अलग परिवार आकर मिलकर रहते हैं साथ में, इसलिए वो विस्तृत हो जाता है। चलिए, अब अधिकार या उत्तराधिकार के आधार पर, उत्तराधिकार यानी कि लोगों के अधिकार के आधार पर भी यहाँ पर परिवार को अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे एक होता है पितृसत्तात्मक या पितृमार्गी परिवार, दूसरा होता है मातृ सत्तात्मक या मातृमार्गी परिवार। सर क्या होते हैं ये? चले आइए देख लेते हैं। पितृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक का मतलब ये होता है जहां पर जिस परिवार में पिता की चलती हो या पूरे परिवार का शासन पिता के हाथ में होता है, ऐसे परिवार को हम बोलते हैं पितृसत्तात्मक। जैसे ऐसा परिवार जिसकी सत्ता या पूरे अधिकार वरिष्ठ पुरुष या पिता के हाथों में हो, पितृसत्तात्मक या पितृमार्गी परिवार कहलाता है। ऐसे परिवार लगभग पूरे भारत में पाए जाते हैं। सीधी सी बात है कि किसके हाथ में होना कार्य? पूरा पिता के हाथ में शासन, पिता के हाथ में शासन। ठीक, पिता के हाथ में यदि शासन है तो कहीं ना कहीं वो परिवार जो होगा भाई वो कैसा होगा आपका? वो होगा पितृसत्तात्मक या पितृमार्गी परिवार। ठीक। दूसरा होता है मातृ सत्तात्मक या मातृमार्गी, मृगी नहीं, मातृमार्गी परिवार। ऐसा परिवार जिसकी सत्ता या पूरे अधिकार वरिष्ठ महिला माता के हाथों में हो। ठीक, जो परिवार माता के हाथों में होता है, ये माता के हिसाब से चलता है, उसे हम बोलते हैं भैया कौन सा परिवार? मातृ सत्तात्मक, या फिर कौन सा परिवार होगा? मातृमार्गी परिवार कहलाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डियर स्टूडेंट, इनसे कभी कभी पूछा जाता है कि पितृसत्तात्मक क्या होता है और मातृ सत्तात्मक क्या होता है। ठीक, जैसे मातृ सत्तात्मक में आप लोगों को एक बात पता होगी कि इतिहास में भी कुछ ऐसे वंश रहे हैं जिन वंशों के राजाओं के नाम जो है वो उनकी माताओं के नाम पर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने कभी सुना हो एक वंश था सातवाहन वंश। कौन सा वंश की बात कर रहा हूं मैं? सातवाहन वंश। जो सातवाहन वंश थे, सातवाहन वंश था, इस सातवाहन वंश के जो राजा हुआ करते थे, इन राजाओं की यदि अपन बात करें, इनके नाम जैसे कि होते थे गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये नाम बता रहा हूं मैं उनके राजाओं के, सातकर्णी। ठीक, ऐसे ही नाम जैसे कि मैं बोल रहा हूं यहाँ पर वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी, वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी, पुलुमावी ये नाम है। ठीक है, यज्ञ श्री सातकर्णी, यज्ञ श्री सातकर्णी, ये यज्ञ श्री सातकर्णी है ना। ये कुछ नाम हैं जो कि सातवाहन वंश के राजाओं के नाम हैं, जो कि इनके नाम के आगे जैसे यज्ञ श्री लगा है, गौतमी पुत्र लगा है, वशिष्ठ पुत्र लगा है, ये इनकी माताओं के नाम हैं। तो इसलिए ये जो सातवाहन वंश था, इस सातवाहन वंश की यदि हम बात करें तो ये एक मातृ सत्तात्मक वंश था। कैसा वंश था ये? मातृ सत्तात्मक। मतलब यहां पर यदि देखोगे तो माताओं के हाथ में शासन होता था, माताओं के आधार पर शासन चलता था। तो ऐसा परिवार जिसमें माताओं का शासन चलता है उसे हम बोलते हैं मातृ सत्तात्मक परिवार। चलिए आगे, निवास के आधार पर, कि कौन व्यक्ति कहां रहता है उसके आधार पर, निवास के आधार पर परिवार को मुख्यतः कितने भागों में बांट दिया गया है? यहाँ पे 6 भागों में बांटा गया। सर 6 भाग मतलब क्या है? लोगों के रहने के आधार पर। सर लोगों के रहने के आधार पर कौन व्यक्ति कहां पर रहता है। जैसे पहला है पितृस्थानीय परिवार, आपके सामने यहां पर है पहला पितृस्थानीय परिवार, दूसरा है मातृस्थानीय परिवार, तीसरा है नवस्थानीय परिवार, मातृ पितृस्थानीय परिवार, मामा तुल्य या मातुल स्थानीय परिवार, और एक है उभय या द्विस्थानीय परिवार। चलिए एक एक करके चर्चा करते हैं कि पितृस्थानीय क्या है, मातृस्थानीय क्या है, नवस्थानीय क्या है। चलिए सबसे पहले पितृस्थानीय परिवार। तो पितृस्थानीय परिवार का मतलब क्या होता है? ऐसा परिवार जिसमें विवाह के बाद, किसका? विवाह के बाद पत्नी अपने पति के साथ पति के माँ बाप के घर यानी ससुराल में रहे। सीधी सी बात है, पितृस्थानीय परिवार कहलाता है। आजकल वर्तमान में ज्यादातर यही परिवार चलता है।
आज वर्तमान में यदि देखेंगे, वर्तमान में यही परिवार चलता है ना, वर्तमान में इसी परिवार की परंपरा है, इसी परिवार की परंपरा है, ठीक, परिवार की परंपरा है भाई। आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं ना कहीं यदि देखोगे आज हर जगह यही होता है कि लड़की की शादी होती है, शादी होने के बाद जो लड़की है वो पति के साथ जाती है और पति के माँ बाप के घर रहती है, ठीक। तो ऐसे परिवार को हम क्या बोलते हैं? पितृ स्थानिक परिवार। क्या बोला जाएगा भाई? इस परिवार को पितृ स्थानिक परिवार कहा जाएगा। चलिए अगला है मातृस्थानीय परिवार। मातृस्थानीय परिवार का मतलब ऐसा परिवार, ऐसा परिवार जिसमें विवाह के बाद पति अपनी पत्नी के साथ, पति अपनी पत्नी के साथ पत्नी के माँ बाप के घर यानी ससुराल में घर जमाई बनकर रहे, तो उसे मातृस्थानीय परिवार कहते हैं। एक तरीके से सीधी सी बात यह है कि जो घर जमाई बनकर रहता है, क्या बनकर रहता है? घर जमाई, घर जमाई बनकर रहना, बनकर रहना। तो जो व्यक्ति घर जमाई बनकर रहता है, ऐसे परिवार को क्या बोला गया है भाई? मातृस्थानीय परिवार कहा गया है, ठीक है। चलिए तीसरा है भैया नवस्थानीय परिवार। नवस्थानीय परिवार का मतलब क्या होता है? तो ऐसा परिवार जिसमें विवाह के बाद पति पत्नी अपने माँ बाप के घर को छोड़कर अन्यत्र या नया घर बनाकर रहते हो। नवस्थानीय, अरे नाम से स्पष्ट है भाई कि नए स्थान पर जाकर रहना, मतलब दोनों के घर, यानी कि पत्नी के माँ बाप के घर भी नहीं रहेंगे और पति के माँ बाप के घर भी नहीं रहेंगे और छोड़कर किसी अन्य जगह पर चले गए भाई, तो ऐसे परिवार को नवस्थानीय परिवार कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला है मातृ पितृ स्थानीय परिवार। सब मातृ पितृ स्थानीय परिवार का मतलब क्या होता है? चलिए आइए देख लेते हैं मातृ पितृ स्थानीय परिवार का मतलब। सबसे पहले है आपके सामने कि ऐसा परिवार जिसमें विवाह के बाद पति पत्नी दोनों के माँ बाप में से किसी के भी साथ रहने को स्वतंत्र हो, मतलब दोनों के साथ रह सकते हैं, माता पिता के साथ, लड़की के माता पिता के साथ भी या लड़के के माता पिता के साथ भी स्वतंत्र हो, अथवा संतान होने तक लड़की अपने घर एवं संतान होने के बाद लड़के के घर पर रहती हो, तो वो मातृ पितृ स्थानीय परिवार कहलाते हैं, ठीक। यानी कि मातृ पितृ स्थानीय परिवार का सीधा सा फंडा यह है कि लड़का या लड़की होने से पहले यदि लड़का या लड़की चाहे तो वो किसी भी जगह रह सकते हैं, तो रहने, और लड़का लड़की होने के बाद यदि वो लड़के के घर चले जाती है तो उसे बोलते हैं अपन मातृ पितृ स्थानीय परिवार। चलिए मामा या मातुल स्थानीय परिवार कौन सा जाएगा भैया? मामा या मातुल स्थानीय परिवार। तो मामा या मातुल स्थानीय परिवार कैसे कहते हैं? तो ऐसा परिवार जिसमें विवाह के बाद पति पत्नी, ठीक है, यहां पे पति के मामा के घर जाकर रहे, इस प्रकार के परिवार को मामा मातुल परिवार। नाम से देखो यह है मामा, यानी कि जो लड़के लड़कियों की शादी होती है, शादी होने के बाद यदि लड़के के मामा के घर जाकर यदि रहें तो ऐसे परिवार को बोला जाता है मामा मातुल स्थानीय परिवार। ये एग्जाम में आ जाता है कि मामा मातुल स्थानीय परिवार किसे कहते हैं, ठीक। अगला है संख्या के आधार पर, जो संख्या के आधार पर नहीं है, हमने अलग अलग तरीके से जो पढ़ा है उत्तराधिकार वगैरह के आधार पर, तो उसी में से एक प्रकार है ये उभय द्विस्थानीय परिवार। सर उभय द्विस्थानीय परिवार का मतलब क्या होता है? ऐसा परिवार जिसमें विवाह के बाद पति पत्नी अपने जन्म के परिवारों में रहते हैं, अपने जन्म के परिवारों में रहते हैं, परंतु रात को पति पत्नी के घर चला जाता है और सुबह होते ही अपने स्वयं के घर आ जाता है। इस प्रकार के परिवार को उभय द्विस्थानीय परिवार कहते हैं, ठीक है। तो यह आप लोगों को ध्यान रखना है। हमने परिवार के कुछ प्रकारों के नाम देखे हैं, अभी कुछ परिवार के नाम और भी हैं जो कि हम पढ़ते हैं वंश के आधार पर। चलिए कौन से, किसके आधार पर दोस्त? वंश के आधार पर भी परिवार को कितने भागों में बांटा गया है? तो वंश के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। जैसे पहला परिवार है आपका कौन सा? पितृवंशी परिवार, दूसरा मातृवंशी परिवार, तीसरा उभयवादी और चौथा द्विनामी परिवार। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। पितृवंशी परिवार ऐसा परिवार जिसमें वंश की परंपरा पिता के वंश के अनुसार चले एवं पिता के मरने के बाद उसका उत्तराधिकारी पुत्र बने, तो वहां परिवार पितृवंशी परिवार कहलाता है। सीधी सी बात है, एक तरीके से जो पूरा परिवार का जो मेन मुखिया जो होता है वो यदि पिता है और पिता के नाम से ही सबको जाना जाता है तो वो परिवार कहलाता है पितृवंशी परिवार, ठीक। दूसरा है मातृवंशी परिवार। मातृवंशी परिवार का मतलब होता है ऐसा परिवार जिसमें वंश की परंपरा माता के वंश के अनुसार चले एवं माता के मरने के बाद उत्तराधिकारी उसकी है, या ना उस उत्तराधिकारी कौन है? उसकी पुत्री बने तो वह बने जनजाति, वह मातृवंशी परिवार कहलाता है। तो वहां परिवार कौन सा परिवार कहलाता है? मातृवंशी परिवार कहलाता है। उभयवादी
ऐसा परिवार जिसमें वंश की परंपरा पिता व माता दोनों के अनुसार चलती है, बहुत अच्छी बात कही गई है यहाँ पे कि दोनों के अनुसार चलती है, उसे हम कौन सा परिवार बोलते हैं? उभयवादी परिवार कहते हैं। द्विनामी परिवार, द्विनामी परिवार का मतलब ऐसा परिवार जिसमें एक व्यक्ति का एक समय में दादा और नानी से संबंध रहता है और दादी और नाना से के संबंध को छोड़ दिया जाता है, द्विनामी परिवार कहलाता है। मतलब कभी तो दादा दादी के नाम के हिसाब से चलता है, ठीक, तो और कभी कभी दादी और नाना के हिसाब से चलता है, तो ऐसे परिवार को कहीं ना कहीं कौन सा परिवार बोलते हैं? द्विनाम। मतलब दो नामों के आधार पर यदि परिवार चल रहा होता है तो उसे हम द्विनामी परिवार कहते हैं दोस्तों, ठीक। अगला है पॉइंट आपका विवाह के आधार पर परिवार। विवाह के आधार पर भी परिवारों को अलग अलग रूप में वर्गीकृत किया जाता है दोस्त, और एग्जाम में इनसे प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए आइए चर्चा करते हैं। समाज में प्रचलित विवाह की रीति के अनुसार परिवार को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो एक विवाह, यानी कि केवल जिसका एक ही विवाह हुआ हो, और एक दूसरा बहुविवाह प्रकार। चलिए एक विवाह प्रकार की बात करते हैं। एक विवाह या एक पत्नी परिवार, एक पति और एक पत्नी से बने परिवार को एक विवाह या एक पत्नी परिवार कहते हैं। सीधी सी बात है, एक पति और एक पत्नी यदि है तो इस प्रकार के परिवार को एक विवाह या एक पत्नी परिवार कहते हैं, और इस प्रकार के पूरे परिवार वर्तमान भारत में ज्यादा प्रचलित होते हैं दोस्त, ठीक है। बहुविवाही परिवार, ऐसे परिवार जो बहुत सी पत्नियों से एवं बहुत से पतियों से बना होता है, तो उसे कौन सा परिवार कहते हैं? बहुविवाही परिवार कहते हैं। और इस परिवार के मुख्यतः कहां पर पाए जाते हैं भाई? इस प्रकार के परिवार मुख्यतः पाए जाते हैं आदिवासी या जनजातियों में पाए जाते हैं। जो आदिवासी इलाका होता है उसमें कहीं ना कहीं बहुविवाह वाली प्रथा चलती है, इसलिए वहां पर बहुविवाही परिवार कहलाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब इस प्रकार के जो विवाह दे रखे हैं बहुविवाह में, इस प्रकार के विवाह को मुख्यतः तीन भागों में बांट दिया जाता है। जैसे जैसे का मतलब यहाँ पर यह है, बहुविवाह को बांटा गया यहाँ पे ना, बहुविवाह में बहुत सारे जिनके विवाह होते हैं। अब बहुत सारे विवाह में जैसे कौन कौन से विवाह जाएंगे आपके सामने? एक हो जाएगा आपका बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह, और तीसरा आ जाएगा आपका समूह विवाह परिवार। सबसे पहले बहुपत्नी विवाह, ऐसे परिवार जिनमें एक व्यक्ति अनेक स्त्रियों से विवाह करके अपने साथ घर में रखे बहुपत्नी परिवार कहलाता है। नाम से बहुपत्नी, यानी कि जिनकी बहुत सारी पत्नी हो उन्हें हम क्या बोलेंगे? बहुपत्नी विवाह। इस प्रकार के परिवार भारत में नागा, गोंड, ये जरूरी है, बेगा, टोडा, भील, लुसाई जनजातियों में पाए जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी जनजातियों में इस प्रकार का विवाह होता है, तो ये आपके सामने जनजातियों के नाम लिखे हैं दोस्त। बहुपति विवाह, ऐसे परिवार जिनमें एक महिला अनेक पुरुषों से विवाह करके अपने साथ घर में रखे उन्हें क्या कहते हैं? बहुपति परिवार कहलाते हैं, ठीक। वैसे ये परंपरा धीरे धीरे बंद हो चुकी है, लेकिन पहले ये प्रथा भी चलती थी, ठीक है। समूह विवाह परिवार, ऐसे परिवार जिनमें किसी पुरुषों के समूह का विवाह किसी स्त्री के समूह के साथ हो जाए तथा सभी स्त्रियों के समान रूप से पति हों एवं सभी स्त्रियों सभी पुरुषों की समान रूप से पत्नियां हों, वहां समूह परिवार कहलाता है। ये आज के तो नहीं, लेकिन पहले के टाइम की यदि अपन बात करते हैं इस प्रकार के परिवार चला करते थे, लेकिन आज धीरे धीरे ये कहीं ना कहीं बंद होने की कंडीशन पर है दोस्त, ठीक है। चलिए तो ये आपका कौन सा था? समूह विवाह परिवार। तो अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ा है सर। बहुत सारी चीजें कौन सी पढ़ी है? तो बहुत सारी चीजों में मैं आप लोगों को बता दूं अभी कि हमने परिवार के प्रकार पढ़े हैं। मातृ सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक, माता तुल्य परिवार क्या होता है, बहुविवाह क्या होता है, एक विवाह क्या होता है, द्विनामी परिवार क्या होता है, उभयवादी परिवार, मातृवंशी परिवार, पितृवंशी परिवार, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली है। अब इन सभी चीजों से रिलेटेड आइए वो क्वेश्चन करते हैं जो रीट में पूछे गए हैं। चलिए एक एक करके उनकी चर्चा करते हैं और आइए उनके जवाब दीजिए आप, ठीक है। और नहीं पता तो आप मेरे साथ देखिए और कहीं ना कहीं उनके सही उत्तर की पहचान कीजिए। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके दो बच्चे होते हैं। यह कथन क्या है? परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके दो बच्चे होते हैं। यहाँ पर कितने बच्चे दे रखे हैं? इनके दो बच्चे होते हैं। अब दो बच्चे होते हैं, इस पॉइंट से देखते हैं। सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यहाँ स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक है। अरे ठीक है। दूसरा सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर होगा भाई वो होगा आपका बी वाला। सही नहीं है भैया। क्यों सही नहीं है? क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि जो परिवार होते हैं वो क्या होते हैं भैया? कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी वाला। बी वाला प्रश्न इसका सही है, ये वाला, ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न आपके सामने, ये ऐसे ही बड़े बड़े प्रश्न एग्जाम में आते हैं और आपको कंफ्यूजन करते हैं, तो कृपया करके आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि कंफ्यूजन यदि हो गए तो आप अपना 1 नंबर खो दोगे भाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? चलो बताइए, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? पहला, कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क के साथ रहते हो। ठीक। दूसरा आपके सामने दे रखा, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है, वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं। आगे आपके सामने दे रखा, सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व करते हैं। ठीक, तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा भाई? जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, ये आप लोगों को अभी पढ़ा दिया गया है। चलिए कोई बात नहीं, इसका सही उत्तर होगा, कौन सी विशेषता परिवार के नहीं है? तो परिवार में यह नहीं होता है भाई कि प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न जमा की जाती है। कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क के साथ रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। वे समान आवास, भोजन, सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही है। सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व, तो बिल्कुल सही है। ये जितने जो आय होती है उसको अलग अलग जमा नहीं की जाती, बल्कि एक जगह ही की जाती है। तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही है? एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है, एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। ठीक, दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, क्योंकि इसके बाद हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक सामाजिक बुराई को ही लेकर आने वाला है। ठीक है, तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर होगा भैया, दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। एकल परिवार से तात्पर्य है जो वर्ष 1950 के बाद बना हो, परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे हों, संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे उनके माता पिता दादा दादी हो, केवल पति पत्नी हो। तो आप लोगों को बताया है, ध्यान रखना, परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके क्या हो, बच्चे हो, उसे हम बोलेंगे कौन सा परिवार? एकल परिवार। ये वो प्रश्न है जो एग्जाम में आए हुए हैं, पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए 5वां प्रश्न है, 5वां प्रश्न का उत्तर दीजिए। ऐसा सामाजिक समूह जिसका एक सामान्य निवास होता है, आर्थिक सहयोग होता है, जिसमें प्रजनन क्रिया पाई जाती है, उसे कहते हैं समाज कहते हैं, परिवार कहते हैं, समुदाय कहते हैं, समिति कहते हैं। तो सीधी सी बात है, उसे हम क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं, क्योंकि पूरा टॉपिक हमारा किस पे चल रहा है? अभी परिवार के ऊपर चल रहा है। 6वां प्रश्न, आईपी देसाई एवं के एम कपाड़िया के योगदान की संबद्धता है। ये के एम कपाड़िया साहब के योगदान की संबद्धता है जातीय व्यवस्था से, वर्ग व्यवस्था से, धर्म व्यवस्था से, परिवार व्यवस्था से। तो बताइए खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होना चाहिए नहीं होगा, परिवार व्यवस्था से, क्योंकि पूरा टॉपिक ही अपना चल रहा है किसको रिलेटेड लेकर? परिवार को लेकर। मैं डिटेल की चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूं दोस्त, क्योंकि पहले मैं आपको पूरी थ्योरी पढ़ा चुका हूं, थ्योरी पढ़ाने के बाद ही मैं यहां पर आया हूं। ठीक, जो नई चीज आपको मिल रही है उनको नोट कर लीजिए, और बाकी जो पता है उसका रिवीजन कीजिए आप, है ना। भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार है, यह कथन किसका है? प्रभु का, रजनी कोठारी का, के एम कपाड़िया का, डॉक्टर कर्वे का? बताइए क्या आएगा इसमें? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा के एम कपाड़िया का। भारतीय समाज में संयुक्त परिवार ने खालिस्तान को प्रोत्साहित किया है, केवल सहयोग को, अगला है प्रतिस्पर्धा को, व्यक्तिकरण को, अगला है सुस्ती व परस्पर सहयोग को। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा भैया सुस्ती एवं परस्पर सहयोग को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, प्राथमिक संबंधी नातेदारी या स्वजनता की श्रेणी में कुल कितने संबंध बनते हैं? 10 बनते हैं, 7 बनते हैं, 15 बनते हैं, 8 बनते हैं? बताइए कितने बनते हैं भाई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 8। प्राथमिक संबंधी नातेदारी या स्वजनता की श्रेणी में कुल कितने संबंध बनते हैं? 8 संबंध बनते हैं। अरस्तु द्वारा मित्रता के वर्गीकरण में क्या सम्मिलित है? 10वां प्रश्न है। इस 10वें प्रश्न का उत्तर दीजिए कि अरस्तु द्वारा मित्रता के वर्गीकरण में क्या सम्मिलित है? उपयोगिता की मात्रता, आनंद की मात्रता, अक्षय की मित्रता, उपरोक्त सभी। मतलब यदि कोई मित्र है तो उसमें किन किन चीजों की मूलभूत आवश्यकता होनी चाहिए, कौन कौन सी मूलभूत उसमें विशेषता होनी चाहिए, तो ये सारी की सारी विशेषता उसके अंदर होना चाहिए, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए रिश्ते का क्या आधार होता है? 11वां प्रश्न है भैया कि रिश्ता जो होता है इसका क्या आधार होता है? रक्त होता है, भावनाएं होती है, विवाह होता है, या ये सभी होता है? तो बताइए इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर होगा ये सभी, क्योंकि इन सब के बिना कहीं ना कहीं परिवार जो होता है वो परिवार नहीं कहलाता है, या रिश्ता रिश्ता नहीं कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, 3 या अधिक पीढ़ियों
के सदस्य साथ साथ एक ही घर में निवास करते हैं, सदस्यों की सामूहिक संपत्ति, पूजा घर, रसोई होती है। यह परिभाषा निम्नलिखित में कौन से परिवार को व्यक्त करती है? पितृसत्तात्मक परिवार, सीधी सी बात है, हमने पढ़ा है, जिसमें जो पूरा का पूरा पितृ शासन हो, यानी कि पूरा शासन किसके हाथ में हो? पितृ के हाथ में हो, तो वो पितृसत्तात्मक होता है। संयुक्त परिवार, आप लोगों को बिल्कुल सही पता है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? संयुक्त परिवार, ठीक है, क्योंकि ऐसे परिवार को ही क्या बोला जाता है? संयुक्त परिवार कहा जाता है। विस्तृत परिवार, जिसमें कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, विस्तृत परिवार जिसे कहीं ना कहीं हम क्या नाम दे देते हैं भाई? विवाह परिवार भी बोल दिया जाता है, विवाह संबंधी परिवार। ये भी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था हमने, कहीं ना कहीं, जिसमें शादी होने के बाद आप लोग देखते हैं कि शादी होने के बाद जो है वो फिर कहीं ना कहीं ससुराल वाले भी एक साथ रहते हैं, तो ऐसे परिवार को विस्तृत परिवार कहते हैं, जिसमें संख्या अधिक हो जाती है। चलिए अगला है, संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा किसने कहा है? कपड़िया साहब ने कहा है, मनु ने कहा है, डॉक्टर इरावती कर्वे ने कहा है, या मैक्स मुलर ने कहा है? तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा भाई मैक्स मुलर ने कहा है आदि परंपरा, ठीक है। कौन सी विशेषता, क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व, तो बिल्कुल है भाई ये तो, क्योंकि सुरक्षा करना अति आवश्यक है। दूसरा, वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं, बिल्कुल सीधी सी बात है। प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है, ये गलत है, ठीक है, ये उसकी विशेषता नहीं है। कम से कम 14 पे देख लेते हैं एक बार, कि कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क के साथ रहते हैं, ये भी है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या नहीं होगा भैया? सी वाला, जो कि सही नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, समरक्त संबंध, क्वेश्चन नंबर 15, कि जो समरक्त संबंध का उदाहरण किस प्रकार के परिवार में परिलक्षित होता है? एकल परिवार में, संयुक्त परिवार में, ए और बी दोनों में, उपयुक्त में से कोई नहीं। समरक्त संबंध, समान रक्त का जो संबंध होता है वो कौन से परिवार में होता है? तो ये होता है एकल में भी होता है और संयुक्त में भी होता है, दोनों में आएगा ये उत्तर, ठीक है। 15वें का बी वाला, मतलब सी वाला, सॉरी, मतलब एकल और संयुक्त दोनों में। 16वां प्रश्न है, बालक का समाजीकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा होता है? तो बालक का समाजीकरण परिवार के द्वारा, मित्रों के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, या फिर रिश्तेदारों के द्वारा? बताइए किसके द्वारा? तो सीधी सी बात है, हम लोगों ने पढ़ा है कि सबसे पहले बालक की जो नींव मजबूत होती है वो किसके द्वारा होती है? परिवार के द्वारा। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा परिवार के द्वारा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मित्रता सर्वोत्तम है? उपयोगिता की मित्रता, ठीक, आनंद की मित्रता, अच्छाई की मित्रता, उपरोक्त सभी? तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर होगा भैया, बताइए कौन सी मित्रता सर्वोत्तम है? आनंद की मित्रता, उपयोगिता की मित्रता, उपरोक्त सभी, अच्छाई की मित्रता? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा भैया अच्छाई की मित्रता। मित्र वही होना चाहिए जिसमें कहीं ना कहीं अच्छाई हो, बुरे वक्त में जो साथ दे, वो होता है मित्र, ठीक। इससे पहले वाले जो प्रश्न पढ़ा था, उस प्रश्न का उत्तर क्या था? उस प्रश्न का उत्तर डी था, ठीक, कि उन्होंने क्या सम्मिलित होने को कहा था, तो उसमें ये सारी चीजें सम्मिलित होने को कहा था, और ये प्रश्न अलग है, ठीक है, सर्वोत्तम पूछा इसमें। अगला है, समरक्त संबंध में संबंध का आधार क्या होता है? समरक्त संबंध में संबंध का आधार क्या होता है? रक्त होता है, विवाह होता है, ए और बी दोनों होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बताइए भाई, समरक्त संबंध में संबंध का आधार क्या होता है? तो समरक्त संबंध में, समान रक्त में संबंध का आधार जो होता है वो विवाह नहीं होता है भाई, वो क्या होता है? रक्त होता है। इससे पहले वाला अलग प्रश्न था, ये वाला प्रश्न अलग है, ठीक है। चलिए, ईवीएस पाठ्य चर्चा में परिवार एवं मित्र क्या है? तो ईवीएस मतलब पर्यावरण, पाठ्य चर्चा में परिवार एवं मित्र क्या है? तो परिवार एवं मित्र थीम है, विषय वस्तु है, पाठ्यक्रम है, उपथीम है। बताइए क्या है इस प्रश्न का उत्तर? ओ प्यारे बच्चों, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा भैया थीम है। क्या है ये? थीम। चलिए अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न आपकी स्लाइड पर। रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा एवं परिवार के साथ रहती है। इस परिवार की व्यवस्था को कहते हैं पितृवंश परिवार, जिसमें रीता के पिता मुखिया है। मातृवंश परिवार जिसमें रीता की माता मुखिया है। संयुक्त परिवार जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। एकल परिवार जिसमें उसके माता पिता दोनों काम करते हैं। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या है? तो इस प्रश्न खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर होगा संयुक्त परिवार जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। ठीक है,
तो आज की क्लास में हमने पढ़ा परिवार का टॉपिक। कल का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है सामाजिक बुराइयों को लेकर, जो कि रेट में बहुत बार पूछा गया है और हो सकता है अन्य एग्जाम में भी पूछा जाए। तो अभी तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।